एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह सारे जो क्वेश्चन हैं इस सेशन के वह कला एवं संस्कृत के टॉपिक या चैप्टर से रिलेट है। तो आइए इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन ए भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, ऑप्शन बी बुद्ध को बोध, ऑप्शन सी बुद्ध को महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं। ओके, तो यहाँ पर कुशीनगर जो प्रसिद्ध है वह सही आंसर होगा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। और महात्मा गौतम बुद्ध को यहाँ पर मृत्यु हुई थी और इसके बाद अगर ऑप्शन जो ए कह रहा है यह देखा जाए भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थली है वह लुम्बिनी में हुआ था। ओके, और ऑप्शन बी कह रहा है बुद्ध को बोध, यानी महात्मा गौतम बुद्ध को बोध से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी, यानी बिहार के गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से रिलेट है कि महात्मा गौतम बुद्ध गया में तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन बौद्ध धर्म का यानी अपने धर्म उन्होंने जो नया धर्म चलाया बौद्ध धर्म का पहला उपदेश उन्होंने आकर के काशी में दिया, काशी के सारनाथ में, यानी काशी से तात्पर्य बनारस, बनारस के सारनाथ में आकर के, और यहाँ पर मृग दावन कहा जाता है, हिरणों के वन, सारनाथ हिरणों के वन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। यहीं पर आकर के इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है कि जन्म इनका लुम्बिनी में, ज्ञान गया में, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधि गया नाम हो गया, इसके बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में, और इनको मृत्यु हुई यानी महामृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो महानिर्वाण की प्राप्ति इन्हें कुशीनगर में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन डी 1966। इसका सही आंसर होगा बी 1957। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सोनभद्र एंड ऑप्शन डी चंदौली। तो इसका सही आंसर होगा सी सोनभद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4, किस रचना में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों की चर्चा है। ऑप्शन ए नाद विनोद, ऑप्शन बी हितोपदेश, ऑप्शन सी संगीत लहरी एंड ऑप्शन डी साहित्य सार। इसका सही आंसर होगा नाद विनोद। नाद विनोद जो रचना है इसमें स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बाराबंकी, ऑप्शन सी बस्ती एंड ऑप्शन डी सीतापुर। इसका सही आंसर होगा बाराबंकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या 6, राज्य में हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी वृंदावन एंड ऑप्शन डी गाजीपुर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर सी होगा वृंदावन,
क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न है राज्य में हिंदू स्थापत्य। ओके, जबकि फतेहपुर, जो आगरा में फतेहपुर सीकरी थी या फतेहपुर, यह मुगल काल में मुगल बादशाह अकबर, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक यहाँ निर्माण कार्य तो मुगल बादशाह अकबर के समय में हुआ। फतेहपुर सीकरी को उसने अपनी कैपिटल राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ पर जो भी स्थापत्य यानी निर्माण होगा तो वह मुगल शैली में होगा, या आप यह भी कह सकते हैं इस्लामिक शैली में। और अगर जौनपुर की बात किया जाए तो जौनपुर में जो भी स्थापत्य हुआ है यानी भवनों का निर्माण हुआ है वह सरकी सुल्तानों के समय में हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हिंदू स्थापत्य नहीं है, यहाँ पर भी इस्लाम धर्म से ही रिलेट है, इस्लामिक स्थापत्य ही है। इसके बाद वृंदावन जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, और आप कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो यह हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता थे वैष्णव धर्म के, इसीलिए यह वृंदावन में जो भी स्थापत्य हुआ वह हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मैगहर, ऑप्शन सी राजापुर एंड ऑप्शन डी लोधेश्वर। तो यहाँ पर शरीर त्यागा यानी उनकी मृत्यु हुई, ऐसे भी समझ लीजिए, शरीर त्यागने से तात्पर्य उनकी मृत्यु हुई। इसका सही आंसर होगा बी मैगहर। और मैगहर जो पहले तो गोरखपुर जिले में पड़ता था, ओके, लेकिन अब यह एक अलग जिला बना दिया गया है और संत कबीर के नाम पर ही तो संत कबीर नगर कर दिया गया है, और अब संत कबीर नगर जिले में मगहर पड़ता है। ओके, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि मगहर किस जिले में पड़ता है, तो संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। अब यहाँ पर काशी को देखा जाए तो संत कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था, और अपने जीवन के अंतिम समय में वह मगहर चले गए। ऐसी मान्यता है कि उनका मानना था कि काशी में मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग मिलता है। तो उन्होंने इस जो यह अवधारणा है या इस धारणा का है, इसको उन्होंने झूठा साबित करने के लिए कि ऐसी बातें नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में वह काशी छोड़ करके मगहर चले गए। ऐसी मान्यता है कि मगहर में जिनकी मृत्यु होती है वह उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, वह नरक के भागीदार होते हैं या नरक में जाते हैं। ओके, तो एनीवे स्वर्ग नरक में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन यह एक विश्वास है, आस्था है, मान्यता है धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। तो कबीरदास जी ने इसका खंडन किया, इसीलिए अंतिम समय में वह काशी छोड़ करके कहाँ चले गए? मगहर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? प्रश्न संख्या 8, ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1996 एंड ऑप्शन डी 1988। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी गुप्त काल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि कुषाण काल पहले है, ये नहीं होगा। मौर्य काल गुप्त से पहले है, यह भी नहीं होगा। मौर्य काल में भी मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, एविडेंस नहीं मिला, यानी साक्ष्य नहीं मिला है। मौर्य काल के पहले अगर देखा जाए तो वैदिक काल में भी नहीं मिला है, वैदिक काल में भी टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले हैं, यानी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर हम लोग और पहले चलते हैं तो और पहले में अगर चला जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संदर्भ सभ्यता में, तो संदर्भ सभ्यता में मूर्तियाँ तो मिली हैं, मतलब वी फाउंड स्कल्पचर, मतलब स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्तियाँ तो हमें मिली हैं और मुहरों पर भी मिला है, लेकिन वहाँ पर टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन यह कहता है कि सर्वप्रथम मूर्तियों का प्रमाण कहाँ मिला है या मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं,
तो वह आप तब ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चन के आंसर में। संदव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, अगर मंदिर कहता है तो आप सीधे गुप्त काल मारेंगे। ओके, तो यह कॉन्सेप्ट दिमाग में आप बैठाए रखिएगा तो गलत नहीं होगा, नहीं तो मौर्य काल मार देंगे तो गलत हो जाएगा। मौर्य काल में मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, कुषाण काल में भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। गुप्तोत्तर, अब यहाँ से गुप्त काल से शुरू हो गया तो गुप्तोत्तर काल में मंदिर बनता ही जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन कर रहा है मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब बी क्यों होगा? अब देखिए, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित यह प्रश्न है। मध्यकाल में तो मेडुअल हिस्ट्री की बात करता है, मेडुअल पीरियड की बात करता है। मध्यकाल में मुख्य चित्रकला, तो मुगल काल में चित्रकला का विकास आगरा में हुआ और यह हुमायूं से प्रारंभ होता है और जहांगीर के समय में चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आगरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आसफ उद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। आसफ उद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी बहराइच। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। आसफ उद्दौला जो अवध का नवाब था, इन्हीं के समय में या इनके द्वारा ही इमाम बाड़ा का निर्माण लखनऊ में करवाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए इसका। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल अगर पूछा जाए तो ये जहांगीर, क्योंकि जहांगीर की चित्रकला में यानी पेंटिंग में बड़ी ही रुचि थी और इसलिए इसे बहुत बढ़ावा दिया। और इसके समय में पक्षियों का, नेचर का, प्रकृति का, वृक्षों का सबसे अधिक आप कहिए चित्रित किए गए या पेंटिंग तैयार की गई। और जहांगीर भी बहुत रुचि रखता था, अकबर के समय में भी था, लेकिन जहांगीर में सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंच गया था। ओके, शाहजहां के भी समय में था, लेकिन जहांगीर के समय के पश्चात डाउनफॉल होने लगा, यानी उसमें गिरावट आने लगी। और शाहजहां के बाद जब औरंगजेब उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा तो वह चित्रकारी पर रोक लगा देगा। तो यह भी प्रश्न आप लोग जानते रहिएगा। कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि चित्रकला को किसने बैन किया, तो औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब। ओके, और यह देखिए एक लाइन से एक प्रश्न और आपको मिल जाएगा। हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा या पुत्र या सन औरंगजेब रहेगा आगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा बी अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। किस शासक ने अख्तरफिया, यह भी क्वेश्चन यूपीसीएस में पूछा जा चुका है, किस शासक ने अख्तरपिया उपनाम से ठुमरी की बंदी से तैयार की? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ हैं? अब सरकी शासकों द्वारा, तो ऑप्शन ए है मगहर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी एंड ऑप्शन डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर होगा जौनपुर, क्योंकि सरकी सुल्तानों का जो कैपिटल था, राजधानी था, वह जौनपुर था। ओके, और इन सरकी सुल्तानों ने मस्जिदों का, भवनों का जो भी निर्माण कराया वह जौनपुर में। और सरकी सुल्तानों के समय में जौनपुर शिक्षा का भी प्रमुख प्लेस था, यानी स्थान था। और यहाँ पर इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, अरबी फारसी की भी शिक्षा दी जाती थी। और जो सूरी वंश का शासक शेरशाह था, उसकी शिक्षा दीक्षा इसी जौनपुर में हुई थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी अकबराबाद। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, तो अयोध्या भगवान राम का जो जन्म स्थल अयोध्या है प्रयागराज में पड़ेगा ही नहीं, गोरखपुर में पड़ेगा ही नहीं, अकबराबाद में पड़ेगा ही नहीं। इसमें एक ही ऑप्शन बच गया अयोध्या, तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए जवाहर कला, ऑप्शन बी ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी वास्तुकला एंड ऑप्शन डी कोरी कला। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर होगा बी ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी देवी पाटन, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में जो सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, तो यह वाराणसी में है या काशी में है और भगवान शिव का मंदिर है, ध्यान रखना है। और इसीलिए प्राचीन समय से जो वाराणसी है या काशी है इसे शैव नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव संप्रदाय का कहा जाता है, इसलिए यह भगवान शिव की नगरी है। शैव संप्रदाय वाले यहाँ पर अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस समद किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ब्रज शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली एंड ऑप्शन डी मिर्जापुर शैली। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि यह दोनों प्रसिद्ध चित्रकार थे और यह हुमायूं के साथ भारत आए थे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद या मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ओके, तो जब यह मुस्लिम जो चित्रकार थे, पेंटर थे, तो इनकी शैली क्या रहेगी? ब्रज शैली नहीं रहेगी, मथुरा शैली नहीं रहेगी क्योंकि यह फारस से आए थे, और मिर्ज़ापुर शैली नहीं रहेगी। इसका सही आंसर होगा मुगल शैली। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 19 का सी मुगल शैली। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है देवा शरीफ, ऑप्शन बी गोला गोकर्णनाथ, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी एंड ऑप्शन डी कामपिल। इसका सही आंसर होगा सी फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती जो थे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, और मुगल बादशाह अकबर भी इनके कुटिया में जाया करते थे और इनका शेख सलीम चिश्ती का बहुत सम्मान करते थे। मुगल बादशाह अकबर की जो संतानें पैदा होती थी यानी जन्म लेती थी वह जीवित नहीं रहती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए जब जहांगीर का जन्म होने को हुआ तो वह माँ के कोख में थे, तभी उनको जो है शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में भेज दिए, और सलीम का यानी जहांगीर का जन्म इन्हीं शेख सलीम कुटिया में ही हुआ, शेख सलीम चिश्ती के ही कुटिया में हुआ। इसीलिए जहांगीर का नाम अकबर ने सलीम रखा था इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के नाम के आधार पर। ओके, तो यह भी क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ दे कि शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन थे या किस शासक के समकालीन थे, तो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी और अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी असीत कुमार हलदार एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी असीत कुमार हलदार।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी जालौन। इसका सही आंसर होगा ललितपुर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह ललितपुर में जिले में पड़ता है। ओके, और ललितपुर जिला आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यह ललितपुर देखा जाए तो जाग्रफिकल रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह जिला पूरी तरह से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दृष्टिकोण से है, जबकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए या पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश का भाग है। ओके, तो यह ध्यान रखना है आपको। दो क्वेश्चन यहाँ से कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिला कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है। ओके, और जाग्रफिकल रूप से यह एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही आंसर होगा ए 1996। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की? ऑप्शन ए असित कुमार हलदार, ऑप्शन बी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, ऑप्शन सी हरिहर लाल मेड एंड ऑप्शन डी रणवीर सिंह बिष्ट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी हरिहर लाल मेड। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ की? ऑप्शन ए चमन सिंह, ऑप्शन बी ललित मोहन सेन, ऑप्शन सी हरिहर लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी ललित मोहन सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1991 यानी 1991 में, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1982 एंड ऑप्शन डी 1970। इसका सही आंसर होगा ए 1991। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके सीधे आंसर पर ही हम लोग आ जाते हैं, मुगल बादशाह अकबर, क्योंकि फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किया और इसे अपना हुआ कैपिटल बनाया यानी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है? ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन बी प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ, ऑप्शन सी पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली, ऑप्शन डी भारत कला भवन बनारस। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार यह पूछा जाता है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज एंड ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा बी बनारस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 30, अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा ए बाबर ने करवाया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सोजनी, ऑप्शन बी रबारी, ऑप्शन सी चिकनकारी एंड ऑप्शन डी कांथा। ओके, इसका सही आंसर होगा चिकनकारी सी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ इत्यादि के क्षेत्रों में चिकनकारी
जो है कि विश्व प्रसिद्ध है कढ़ाई, चिकनकारी कढ़ाई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन राजकीय संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा बी लखनऊ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? ऑप्शन ए प्रयागराज लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद मथुरा एंड ऑप्शन डी लखनऊ मथुरा। इसका सही आंसर होगा ए प्रयागराज लखनऊ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा बी वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय कला परिषद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी प्रयागराज में एंड ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा डी वाराणसी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? ऑप्शन ए ललित मोहन, ऑप्शन बी असित हलदार, ऑप्शन सी हरिहर लाल एंड ऑप्शन डी सुधीर रंजन। ओके, इसका सही आंसर होगा डी सुधीर रंजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद की हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद की हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर होगा डी गोरखपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध चित्रकार चमन सिंह किस जनपद के निवासी थे? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी बरेली एंड ऑप्शन डी बागपत। तो इसका सही आंसर होगा ए मेरठ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? बहुत ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही कर डालते हैं, फिर भी हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज, क्योंकि कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश का रहा है। ओके, और क्योंकि कुंभ का मेला उज्जैन में भी लगता है, इसलिए प्रश्न को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उज्जैन न मार दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ही लगता है। ओके, अब प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिले हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी मौर्योत्तर काल, ऑप्शन सी गुप्त काल एंड ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही आंसर होगा ए मौर्य काल के मिले हैं। ओके, तो यह सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखे उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस क्लास में, और फिर इस सेशन के और भी क्वेश्चन हैं, तो फिर 40 से 45 क्वेश्चन जो शेष हैं हम लोग अगले सेशन में उसको कर लेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगा। इसलिए छोटे छोटे क्लास रहेंगे तो आसानी से आप लोग देख लेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग अगले सेशन में शेष प्रश्नों के साथ मिलते हैं।